मुकेश ने स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जाहिर है वो मरने का पक्का इरादा कर चुका था। लेकिन रेखा के लिए यह रिश्ता ऐसे मकाम पर पहुंच गया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। स्टारडस्ट मैगजीन ने लहक कर हेडलाइन बनाई, रेखा ड्रोव मुकेश टू अटेम्प्ट सुसाइड। मगर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी और कुछ इस तरह की सुर्खियां सामने आने लगी। रेखा एक्सपोज्ड, शॉकिंग पास्ट ऑफ रेखा हस्बैंड। इन बातों का जरा भी अंदाजा रेखा को रहा होता तो वे कभी मुकेश अग्रवाल से शादी करने की भूल न करती। किसी की भी निजी जिंदगी में कोई घटना ऐसी घट जाए कि वो खबर बन जाए तो विश्वास कीजिए उसकी असलियत यानी दरअसल मामला था क्या या किन हालात में वो घटना घटी, इसकी जानकारी सिवा 2-4 लोगों के किसी को नहीं होती। और अगर ऐसी कोई घटना किसी सेलिब्रिटी के जीवन में सरजद हो और अगर वो सेलिब्रिटी कोई ऐसी शख्सियत हो जिसको हम सब जानते हैं, पहचानते हैं और फिर वो सेलिब्रिटी रेखा जैसी कलाकार और शानदार शख्सियत की मलिका हो जिसे हम बेहद प्यार भी करते हैं, तो सोचिए आलम क्या होगा। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। आज हम बात करेंगे इस बेहद टैलेंटेड स्टार के जीवन में दरपेश आई एक बड़ी पेचीदा और दुखद घटना की। हमारे चैनल यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं किस्से पुराने यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। एक जमाना था जब रेखा और मशहूर फैशन डिजाइनर बीना रमानी दिल्ली में कभी कभी गपशप करने के लिए मिला करते थे। बीना रमानी की दिल्ली मुंबई की एलीट महफिलों में गहरी पैठ थी। ऐसी ही एक मुलाकात में रेखा ने बीना रमानी से कहा कि वो अब शादी करके घर बसाना चाहती हैं। यानी रेखा को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनका जीवन साथी बन सके। साल 1990 शुरू ही हुआ था कि एक दिन रेखा के पास बीना रमानी का फोन आया। वो चाहती थी कि रेखा अपने एक पागल पुजारी से फोन पर बात करें। ये पागल पुजारी न सिर्फ एक बड़ा व्यापारी बल्कि अच्छा इंसान भी है। उसका नाम मुकेश अग्रवाल है। तुम्हारा नंबर दे दूं उसको? रेखा ने कहा, नहीं। हां, तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो। रेखा ने बाद में सारी घटना को याद करते हुए बताया कि उनकी मुकेश में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मगर बीना रमानी ने रेखा को यह फोन करने पर मजबूर सा कर दिया। फिर जैसा कि किसी के साथ भी पहली बातचीत में होता है, वैसे ही रेखा और मुकेश अग्रवाल के बीच फोन पर यह पहली बातचीत बड़ी सामान्य सी रही। मगर मुकेश रेखा की गहरी और खूबसूरत और बेहद जानी पहचानी आवाज सुनकर बौरा गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो औरत जिस पर लाखों फिदा हैं, लाखों मरते हैं, उसने उनको यानी मुकेश को फोन किया। इसके बाद दोनों में फोन पर कई बार बात हुई। दिल्ली में रेखा की एक और दोस्त रहती थी जो एयर होस्टेस थी और जो चाहती थी कि रेखा आप शादी कर ले।
बीना रमानी और रेखा की ये एयर होस्टेस दोस्त उनसे अक्सर मुकेश अग्रवाल की तारीफ करती और कहती वो एक बहुत बढ़िया आदमी है, रेखा को उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपका परिचय मुकेश अग्रवाल से कराते चलें। आज से 40-45 बरस पहले दिल्ली के धनी मानी लोग शहर के दक्षिण की ओर और आगे छतरपुर का रुख करने लगे थे। इस इलाके का नाम वहां के मशहूर छतरपुर मंदिर के नाम पर था। कुतुब मीनार से आगे इसी इलाके में एक कच्ची सड़क कई फार्म हाउसेस से गुजरते हुए आपको एक और फार्म हाउस के गेट तक ले जाती थी, जिस पर बसेरा लिखा हुआ था। और इस गेट के अंदर एक बिल्कुल दूसरी दुनिया आपके सामने होती। आपको सामने एक पहाड़ी पर पत्थर और शीशे से बना एक भव्य मकान नजर आता। यह मकान मुकेश अग्रवाल का घर होता था। मुकेश अग्रवाल एक मध्य वर्ग परिवार से आते थे और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद कई वर्षों तक वो तरह तरह के काम करते रहे और जब 24 बरस के हुए तो हॉटलाइन नाम से अपनी एक कंपनी शुरू की, जो किचन में काम आने वाली लगभग हर चीज बनाती थी। फिर उनकी हॉटलाइन ब्रांड काफी कामयाब हो गई, उनके पास बहुत पैसा आ गया। मुकेश अग्रवाल जो एक साधारण बैकग्राउंड से आते थे, अब उनकी ख्वाहिश थी कि कैसे उन्हें दिल्ली की हाई सोसाइटी में एंट्री मिले। हाई सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने की उनकी भूख इतनी बढ़ी कि उन्होंने दिल्ली के भद्रलोक, दिल्ली के एलिट्स के लिए बड़ी भव्य पार्टियां करनी शुरू की। और इत्तेफाक से शहर में अगर उस समय कोई फिल्मी शख्सियत मौजूद होती तो वो उसे अपनी पार्टी में बुलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते। मुकेश अग्रवाल के दोस्त और दिल्ली के एक बड़े पुलिस अधिकारी नीरज कुमार, जो आगे चलकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुए, उनका कहना था कि मुकेश एक अच्छा इंसान था, मगर उसका एक बड़ा भारी कॉम्प्लेक्स था, और वो ये कि वो दुनिया को दिखा देना चाहता था कि अब मेरा भी कोई मकाम है, मेरी भी कोई हैसियत है, मैं भी दिल्ली के भद्रलोक में शामिल हूं। उसके लिए अलग थलग रहकर जीना बहुत मुश्किल था। वो चाहता था कि तमाम कामयाब और जाने माने लोग उसे जाने। इसके लिए वो अजीबोगरीब हरकतें भी करता। उसने एक बड़ा ही शानदार घोड़ा खरीदा और छतरपुर के उसके फार्म हाउस में जब भी कोई मेहमान आने वाला होता तो वो गेट के अंदर उस घोड़े पर बैठकर उस मेहमान का इंतजार करता। इस तरह उसने फिल्मी दुनिया में अपने कुछ दोस्त भी बना लिए थे। उसके अंदर फिल्म सेलिब्रिटीज के साथ उठने बैठने और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की बड़ी तमन्ना थी। बीना रमानी और अपनी एयर होस्टेस दोस्त के बहुत आग्रह पर आखिर रेखा मुकेश अग्रवाल को फोन करने पर राजी हो गई। रेखा को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि यह फोन कॉल उनकी जिंदगी की चूलें हिला देगी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होना शुरू हो गई। इन दोनों की पहली मुलाकात पहली फोन कॉल के ठीक 1 महीने बाद मुंबई में हुई। रेखा, जो फिल्मी दुनिया के तकाजों और दिखावों से थोड़ा तंग आ चुकी थी, उन्हें साधारण और ग्लैमरलेस मुकेश अग्रवाल के रूप में एक खुशगवार बदलाव दिखा। दूसरी तरफ इतनी बड़ी फिल्म स्टार की नजदीकी ने मुकेश को चकाचौंध कर दिया था। उन पर बिजली गिर पड़ी थी। उन्होंने भी रेखा की बिजली गिराने वाली तारीफें करनी शुरू कर दी। उन्हें पटाने के लिए मुकेश ने क्या कुछ नहीं किया। धीरे धीरे दोनों के बीच निकटता बढ़ती गई। रेखा ने मुकेश के परिवार के लोगों से भी मुलाकात की,
जिनकी सिंप्लिसिटी ने उनका दिल जीत लिया। मुकेश की सिस्टर इन लॉ ने कहा, हमारे यहां हूर आई है। अभिनेत्री दीप्ति नवल मुकेश की दोस्त थी और उन्होंने बताया कि मुकेश हमेशा रेखा के बारे में बात करता था। रेखा की शख्सियत, रेखा की बातें, रेखा का ख्याल उसके ऊपर हर समय तारी रहता। पागल सा हो गया था वो। एक दिन मुकेश सुबह से ही बेचैन हो रहे थे। फिर दोपहर को वो रेखा की एयर होस्टेस दोस्त के साथ अचानक उनके घर पहुंच गए और बिना दाएं बाएं किए रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रेखा ने बताया कि उनकी दोस्त ने उन पर हां कहने के लिए बहुत दबाव डाला। उन्होंने हां कह दी। फिर क्या था, मुकेश तो उछल ही पड़े और कहा, अभी फौरन शादी करते हैं। दोनों में से किसी के परिवार का कोई भी उस समय मुंबई में नहीं था, लेकिन दोनों उसी दिन शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार। रात हो गई थी। जुहू में एक मंदिर की तलाश करनी थी, ऐसा मंदिर जहां लोग ना हो। आखिर मुक्तेश्वर देवालय के नाम का एक मंदिर मिला, लेकिन उसके पुजारी सो चुके थे। मुकेश ने उनको जगाया और कहा कि अभी इसी वक्त उन्हें एक शादी करवानी है। रेखा को देख पुजारी भौंचक। उनको लगा वो सपना देख रहे हैं। ऐसा मशहूर और सुंदर चेहरा उनके सामने, उनके मंदिर में कैसे हो सकता है? संजय बोडास नाम के इस पुजारी को तो जैसे लकवा मार गया था। खैर, उसी भौंचक अवस्था में इस पुजारी ने 37 बरस के मुकेश और 35 बरस की रेखा की शादी संपन्न करवा दी। इसके बाद मुकेश, जिन पर ग्लैमर का भूत सवार था, उन्होंने कहा, अब कुछ फिल्म स्टार से मिलने चलते हैं। रेखा ने मना कर दिया। अब फिर कहा, चलो हेमा से मिल लेते हैं। हेमा मालिनी और रेखा बहुत पुराने और गहरे दोस्त थे। दोनों हेमा मालिनी के घर पहुंच गए। वहां धर्मेंद्र भी थे। दोनों को शादी के लिबास में देख हेमा मालिनी तो गशी खा गई। फिर धीरे से तमिल में रेखा से कहा, तुमने इस आदमी से शादी कर ली है क्या? शादी के 24 घंटे बाद रेखा और मुकेश हनीमून के लिए लंदन पहुंच गए। शुरुआती दिन बड़े प्यारे और खूबसूरत थे। ये पहली बार था कि दोनों ने इतना वक्त साथ बिताया, और किसी के साथ अकेले इतना वक्त बिताने पर ऐसा भी कुछ सामने आता है जो पहले नजर नहीं आया होता। एक हफ्ते में ही रेखा ने महसूस किया कि मुकेश और वो दो बिल्कुल अलग प्राणी हैं। फिर उन्होंने देखा कि मुकेश रोज कुछ गोलियां खाते हैं। उन्हें लगा, अब जब पूरे जीवन का साथ है तो कुछ चीजों को अनदेखा करना पड़ेगा। रेखा ने अपने आप से कहा कि मुझे किसी भी तरह इस शादी को सफल बनाना है। दोनों एक हफ्ते से ज्यादा लंदन में रहे। एक दिन रेखा ने देखा कि मुकेश कुछ परेशान से हैं। उदासी में गोते खा रहे मुकेश ने रेखा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी जिंदगी में भी एक एबी है। रेखा की जिंदगी का एबी कौन था, यह दुनिया जानती थी। मुकेश की जिंदगी की एबी उनकी साइकोथेरेपिस्ट आकाश बजाज थी, जो पिछले 10 वर्षों से उनका इलाज कर रही थी। मुकेश के दोस्त और सीनियर पुलिस अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि मुकेश डिप्रेशन का पुराना मरीज था। यह समस्या उसके परिवार में और लोगों को भी थी। यह एक जेनेटिक कंडीशन थी। हां, मुकेश में यह समस्या कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। आकाश बजाज ने मुकेश की बहुत देखभाल करके किसी तरह उन्हें उस भयानक मायूसी और उदासी की खाई में गिरने से बचा रखा था। मुकेश और आकाश बजाज लगभग साथ ही रह रहे थे। वो आकाश और उनकी 2 बच्चियों के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके थे, और एक सुखी परिवार की तरह वे सब छुट्टियां भी मनाने जाते।
आकाश बजाज के साथ अपने 9 साल पुराने इस गहरे रिश्ते के बावजूद मुकेश ने रेखा से शादी करने के लिए ऐसी उछल कूद मचाई कि बयान करना मुश्किल है, और कामयाब भी हो गए। इस बारे में उन्होंने आकाश बजाज से एक लफ्ज भी नहीं कहा और आओ देखा ना ताओ रेखा को प्रपोज कर दिया। आकाश बजाज को काटो तो खून नहीं। उन्होंने बताया कि मुकेश ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने उसे टाल रखा था। उन्हें लगता था कि मुकेश पर एक रेडीमेड फैमिली का बोझ डालना शायद मुनासिब ना हो। उन्होंने तो मुकेश से यहां तक कह दिया था कि वो किसी और से शादी करके अपना घर बसा सकते हैं, लेकिन रेखा के साथ शादी की खबर सुनकर आकाश बजाज और मुकेश के दूसरे दोस्त हैरान रह गए थे। आकाश बजाज के लिए यह बात स्तब्ध करने वाली तो थी ही, उन्हें मुकेश को लेकर चिंता भी हो रही थी। खैर, मुंबई वापस पहुंचकर रेखा और मुकेश ने अपने करीबी लोगों के लिए एक छोटी सी पार्टी की। ये वो वक्त था जब मुकेश अपने डिप्रेशन के बड़े ही खराब दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने सेंटा क्रूज सेंटोर होटल से नीरज कुमार को फोन किया था और कहा था, नीरज, मैं कूदने जा रहा हूं। मुकेश का डिप्रेशन उन्हें खुदकुशी करने की तरफ धकेलता था। मुकेश कहते थे, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। मुकेश के दोस्तों के लिए उनका यह रोना धोना एक सिरदर्द बन गया था। नीरज कुमार ने उन्हें फोन पर बहुत समझाया। उधर रेखा मैगजीन्स को इंटरव्यूज दे रही थी कि मुकेश उनके जीवन का प्यार है, वगैरह वगैरह। इसका भी जिक्र किया कि पहली बार जब उन्होंने ये नाम सुना, मुकेश अग्रवाल, तो उनको लगा इस नाम में रोमांस की कोई धनक नहीं है, रोमांस की कोई सुगबुगाहट तक नहीं है इसमें। कैसा सपाट और बेरंग नाम है। मगर आज मेरे लिए यही एक नाम है। कुछ दिनों बाद रेखा और मुकेश का एक बार फिर विवाह हुआ, वैदिक ऋचाओं की गूंज के बीच तिरुपति मंदिर में। इसमें रेखा की मां पुष्पवल्ली और पिता जेमिनी गणेशन भी उपस्थित थे। लग रहा था कि उनके जीवन का एक नया शुभारंभ हुआ है। इसके बाद रेखा अपनी वीकेंड्स दिल्ली में गुजारने लगी, जहां उनके और मुकेश के बारे में जितनी बातें होती थीं, उतनी किसी और के बारे में नहीं। रेखा अपने इंटरव्यूज में कहती थी कि इस शादी ने उनके जीवन को एक नया आयाम दिया है। A silent glance, a touch, a casual compliment adds so much to living. अपने नए घर बसेरा में रेखा को जीवन का आनंद आ रहा था। एक दिन दोनों नीरज कुमार के घर गए, वहां सिर्फ 4-5 लोग ही थे। उन्होंने एक छोटी सी डांस पार्टी की। रेखा ने सबके साथ डांस किया। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बरसों से जानती हैं। इस रिश्ते की मिठास कुछ महीने कायम रही और बस, क्योंकि फिर एक हाहाकारी सच्चाई ने अपने पांव पसारने शुरू किए। रेखा वीकेंड्स पर जब दिल्ली आती तो पाती कि मुकेश फिर एक पार्टी करने जा रहे हैं। बजाय अपने पति के साथ वक्त बिता सकने के, उनका सामना अपने इर्द गिर्द शोर मचाती भीड़ से होता। रेखा को लगा कि मुकेश के लिए वो एक बड़ी ही मूल्यवान ट्रॉफी की तरह है, जिन्हें वो हर वक्त दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर दिखाना चाहते हैं। 1990 में जब उनकी शादी हुई थी तो दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। मुकेश को भी अपने व्यापार में बड़े झटके लगे। हालांकि रेखा को उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब रेखा को पता चला कि मुकेश ने उनसे ये बात छुपाई तो उन्हें बहुत धक्का लगा। रफ्ता रफ्ता उनकी शादी की फजा में शाम गहराने लगी। रेखा को महसूस होना शुरू हुआ कि मुकेश एक अतिवादी, एक्सट्रीम्स में जीने वाला इंसान है। नतीजतन शादी के 2 महीने बाद ही रेखा का दिल्ली आना कम होता गया।
मुकेश को उनकी ये लंबी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती थी। वो चाहते थे रेखा फिल्मों में काम करना छोड़ दें। शादी के वक्त दोनों में जो सहमति बनी थी उसके सरासर खिलाफ थी ये बात। रेखा ने मुकेश से कहा था, आई विल क्विट ओनली व्हेन आई एम प्रेग्नेंट। मुकेश अग्रवाल, जो शुरू में एक समझदार और जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति मालूम देते थे, अब उनकी हरकतें और व्यवहार देखकर रेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो उसी तरह पेश आ रहे थे जैसे कि किसी फिल्म स्टार का कोई नाबालिग दीवाना। रेखा ने जब दिल्ली आना कम कर दिया तो मुकेश ने मुंबई में रहना ज्यादा कर दिया। बजाय इसके कि वो अपने डूब रहे बिजनेस की ओर ध्यान देते, मुकेश अपना अधिकतर वक्त अब रेखा की शूटिंग्स में और फिल्म स्टार्स की पार्टियों में बिताने लगे। बहुत लोगों को यकीन नहीं आता था कि ये वही शख्स है जिससे रेखा ने शादी की थी। मुकेश का बर्ताव रेखा के लिए शर्मिंदगी और परेशानी का सबब बन रहा था, मगर मुकेश को इससे कोई मतलब नहीं। बॉलीवुड की चमक दमक और ग्लैमर के आगे जैसे वो बिल्कुल लाचार थे। धनी मानी और ग्लैमरस फिल्मी शख्सियतों के आसपास रहने की उनकी ऐसी पागलों वाली ललक कि रेखा तो जमीन में गड़ी जा रही थी। इससे पहले एक बार जब दोनों राजीव गांधी के फार्म हाउस के पास से गुजर रहे थे तो मुकेश ने रेखा से कहा कि चलो उनके यहां चलते हैं, मुझे उनसे मिलवा दो, मेरे लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ संबंध बनाने जरूरी है। रेखा ने कहा वो राजीव को जानती हैं लेकिन वो उनके दोस्त नहीं है। फिर एक बार मुकेश ने रेखा पर जोर डाला ग्वालियर चलने के लिए, जहां माधवराव सिंधिया एक क्रिकेट मैच करवा रहे थे। मुकेश चाहते थे कि रेखा उनका परिचय सिंधिया से करवा दें। सिंधिया उनके लिए बड़े काम के हो सकते हैं क्योंकि मुकेश ग्वालियर में एक फैक्ट्री शुरू करने की सोच रहे थे। रेखा ने कहा, प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी इन योर बिजनेस डील्स। दोनों के सोचने का तरीका इतना अलग था कि मतभेद और झगड़े तो शुरू होने ही थे। शादी के 3 महीने बाद ही रेखा को इस बात का तीखा एहसास हो गया था कि मुकेश से शादी करके उन्होंने कितनी भारी भूल की, कितना गलत फैसला था। शादी के फौरन बाद उन्होंने अपने इंटरव्यूज में और अपनी महफिलों में मुकेश की जो तारीफें की थीं, वो सब जैसे अब उन्हें काटने को दौड़ रही थीं। रेखा को तब ये भी पता नहीं था कि मुकेश को डिप्रेशन की बड़ी समस्या है और जिसके लिए वो तरह तरह की दवाएं लेते हैं। वो इतनी परेशान थीं और उनका दिमाग इतना झक हो चुका था कि उन्होंने मुकेश और उनके रिश्तेदारों से दूरी बनानी शुरू कर दी। मुकेश के फोन लेने बंद कर दिए और मुकेश अग्रवाल पर तो मानो गाज गिर गई थी। उनकी दीवानगी 7वें आसमान पर पहुंच गई। रेखा से किसी भी तरह का संपर्क असंभव हो गया। मुकेश ने मीडिया से बात करनी शुरू कर दी। दोनों के रिश्तों के बीच इस दरार को अखबारों और मैगजीन्स में राह मिलनी शुरू हो गई और कुछ इस तरह की सुर्खियां सामने आने लगी, रेखा एक्सपोज्ड या शॉकिंग पास्ट ऑफ रेखा's हस्बैंड। मुकेश की इस हरकत से बात बनने के बजाय और बिगड़ गई। रेखा अपने में और सिमट गई। खुद को मुकेश से उन्होंने मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया। अब मुकेश बुरी तरह छटपटाने लगे। पागलों की तरह रेखा को फोन करते, इसका कोई मतलब न होता। यहां वहां रोते, गिड़गिड़ाते कि कैसे भी हो उनको रेखा वापस मिल जाए। उन्माद और दीवानगी के इसी आलम में वो अपनी सिस्टर इन लॉ यानी भाभी के साथ मुंबई दौड़े चले आए और होटल से रेखा को ताबड़तोड़ फोन करने शुरू किए। रेखा फोन पर आती नहीं थी। इसके बाद मुकेश और उनकी भाभी सीधे रेखा के बैंड स्टैंड वाले घर जा धमके। रेखा घर पर नहीं थी। उनकी सेक्रेटरी ने मुकेश से कहा कि वो क्यों इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं। रेखा बहुत थक चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, वो उनसे नहीं मिलेंगी। अब ये बातें हो ही रही थीं कि गार्ड ने आकर खबर दी कि मैडम आ गई हैं। इतना सुनना था कि मुकेश और उनके पीछे पीछे उनकी भाभी तीर की तरह बाहर आए। रेखा ने उन्हें देखा
तो कार में तुरंत वापस बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और साए से बाहर। मुकेश रोते हुए पीछे दौड़े। कोई कुछ भी कहे, लेकिन रेखा के लिए यह रिश्ता ऐसे मकाम पर पहुंच गया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने फिल्म करियर पर लगाना शुरू किया। अगस्त 1990 में खबर आई कि मुकेश ने स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी की कोशिश की। स्टारडस्ट मैगजीन ने लहक कर हेडलाइन बनाई, रेखा ड्रोव मुकेश टू अटेम्प्ट सुसाइड। इसके बाद रेखा ने मुकेश को फोन किया और कहा, अगर शादी नहीं चल पा रही है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो सामने मुंह बाए खड़ी सच्चाई को देखते हुए भी एक झूठ को गले लगा कर रखे। ऐसी शादी को खींचते रहने का भला क्या मतलब, जिसका कोई भविष्य नहीं, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं। नीरज कुमार के अनुसार ऐसा नहीं था कि रेखा से शादी के बाद मुकेश की जो पुरानी और गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या थी वो खत्म हो गई थी। मुकेश पहले भी आत्महत्या की कोशिशें कर चुके थे। एक बार तो उन्होंने स्विमिंग पूल में डूबने की कोशिश की। फिर स्थिति ऐसी आई कि मेरे पास जब फोन आता कि मुकेश ने खुदकुशी की कोशिश की तो दूसरों की तरह मुझे भी इरिटेशन होने लगा था। उनके यार दोस्त आखिर रोज रोज उन्हें कब तक समझाते बुझाते। हर दूसरे तीसरे वो फोन करते कि उनका खुदकुशी करने का मन कर रहा है। और 10 सितंबर 1990 को जब मुकेश ने रेखा को फोन किया तो रेखा ने उनसे लंबी बात की। फिर दोनों आपसी रजामंदी से डिवोर्स के लिए तैयार हो गए। इसके बाद रेखा एक स्टेज शो के सिलसिले में अमेरिका चली गई। मुकेश के भाई अनिल गुप्ता ने बाद में बताया कि अब मुकेश ठीक ठाक सा हो गया था, खुश था। एक दिन वो मेरे कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। मेरी पत्नी से लंच बनाने को कहा। फिर आकाश बजाज से मिलने उनके घर चला गया। बाद में अपने फार्म हाउस बसेरा पहुंचा और रसोइये से अपने कुछ पसंदीदा खाने बनाने को कहा और सोने चला गया, इस हिदायत के साथ कि जब तक खाना तैयार ना हो उनको कोई उठाए नहीं। उसके पास रेखा का एक दुपट्टा था जिससे उसने फंदा बनाया और पंखे से बांधकर उससे झूल गया। वो चाहता तो बिस्तर पर पैर वापस टेक कर खुद को बचा सकता था, मगर उसने ऐसा करने के बजाय अपनी टांगें मोड़ ली। जाहिर है वो मरने का पक्का इरादा कर चुका था। नीरज कुमार, जो उस समय दिल्ली के डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने बताया कि मुकेश की आत्महत्या एक बड़ी और पेचीदा खबर इसलिए बन गई क्योंकि उसने एक मशहूर फिल्मी हस्ती से शादी की थी। इस खुदकुशी के बाद पत्र पत्रिकाओं ने रेखा के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा और अच्छे खासे समझदार लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, मगर किसी को पूरी बात पता नहीं थी। सबको जैसे रेखा के सिर इल्जाम रखने में मजा आ रहा था, मगर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। मुकेश एक असंतुलित दिमाग और डिप्रेशन के मरीज थे। नामी गिरामी लोगों से दोस्ती के लिए पागल रहते थे। इन बातों का जरा भी अंदाजा रेखा को रहा होता तो वे कभी मुकेश अग्रवाल से शादी करने की भूल न करती। और देखा जाए तो इसका असली खमियाजा तो रेखा को ही भुगतना पड़ा। यादें नई पुरानी में अभी इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लेकर आते रहेंगे गुजरे जमाने के और भी किस्से और भी यादें। नमस्कार।